दोनों सुपर पावर्स के लिए ये ताइवान जो है, ये छोटा सा आइलैंड जो है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। चाइना भी चाहता है ताइवान से यूनिफाई करना, ताकि वो अमेरिका को इस रीजन से पूरा ही हटा दे और वो आप मान लीजिए पूरा एशिया का बादशाह बन जाए। डिप्लोमेसी के क्या रंग है। हाँ, बिल्कुल कि हम संबंध रखते हैं ताइवान से जी। बस हम उसका नाम नहीं लेंगे घर जाएंगे उनके पर चीन के सामने ज्यादा उसका नाम नहीं लेंगे। हम क्यों नहीं कहते उसे चीन को कि वन इंडिया मानिए आप? मैं जब गई थी ताइवान में तो लोगों को पता ही नहीं था कि ताइवान कौन सा जगह है। किसी ने तो बोला कि ये थाईलैंड है क्या। अभी हमने देखा कि हॉर्मुज का ये जो सिचुएशन हुआ, हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया, फिर हमें कितना मुश्किल हुआ है ना। ताइवान को अगर आपने घेर लिया, यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब बंद कर दिया, तो कहीं पे चिप नहीं जाएगा। फॉरेन अफेयर्स पे भी एक लेख आया था जिसमें ये कयास थी कि 2026 में ताइवान पर हमला होगा चीन का दूसरा। शी जिनपिंग बार बार जो अपने सार्वजनिक मंचों से बोलते हैं, जिसमें वो एक ग्रेटर चाइना बनाना चाहते हैं अगेन, उसमें भी वो याद दिलाते रहते हैं। चाइना को लगता है कि अमेरिका इनडायरेक्ट वे में जापान को सपोर्ट करता है रीमिलिटराइज करने के। तो अगर चाइना को डिस्प्यूटेड बॉर्डर विद इंडिया सॉल्व करना है, तो चाइना को पहले ताइवान वाला इशू सॉल्व करना है, फिर वो कंसंट्रेट कर सकता है इंडिया के ऊपर। अभी भारतीय प्रधानमंत्री जो 3 देशों का दौरा कर रहे हैं, उसको भी एक्सपर्ट इस नज़र से देख रहे हैं कि अगर चीन हमारे लिए मुश्किलें पैदा करना चाहता है तो फिर भारत भी एक हद तक ये कोशिश करेगा कि इस घेराबंदी से बाहर निकले। इंडोनेशिया को चीन से कोई प्रॉब्लम है? पहले सिर्फ हम लोग बोलते थे चाइना का थ्रेट है, लगता था कि नहीं, हमें तो 1962 से थ्रेट लगता है चाइना में। पर आज देखिए, आज हर एक दुनिया के कंट्री कह रहे हैं कि चाइना इज अ थ्रेट। ये हफ्ता भारतीय डिप्लोमेसी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले हफ्ते जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची भारत में थी। उनके फोटोज वीडियोज आपने देखे होंगे। फिलहाल जब हम आज बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी भी विदेशी दौरे पर हैं। 3 देशों में जा रहे हैं। आज तो इंडोनेशिया में है, फिर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी जाएंगे। अब इन देशों में कॉमन बात क्या है? वो ये है कि ये पड़ते हैं इंडो पैसिफिक के इलाके में, और इसी इलाके में दबदबा बनाने की कोशिश चीन कर रहा है बरसों से। इसलिए जब भी भारत यहां कोई कदम उठाता है तो चीन की नजर रहती है, दुनिया की भी नजर रहती है। तो चाइना का इंडो पैसिफिक रीजन में जो विजन है और जो पॉलिसी है, और यहाँ जो देश हैं उनसे जो चाइना का पंगा है, वो सब समझेंगे, गहरा गोता लगाएंगे आज इस विषय में, और समझ पाएंगे हम आखिर पॉडकास्ट में कि चाइना भारत और इस इलाके में पड़ने वाले जो अलग अलग देश हैं उनके बारे में क्या प्लानिंग कर रहा है, क्या सोचता है। तो आज हम बात करेंगे अंतरा घोषाल सिंह से। ऑस्ट्रेलिया, जापान, ताइवान सब पर बात होगी। अंतरा हमारी पहले भी गेस्ट रही हैं और वो ORF में हैं, चाइनीज़ एक्सपर्ट हैं चाइना के मामलों की। ताइवान में पढ़ी हैं, चाइना में पढ़ी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है पढ़ाकू नितिन वर्ल्ड अफेयर्स में अंतरा आपका। थैंक यू नितिन, आपने मुझे दोबारा अपने शो में बुलाया, और थैंक यू आपके ऑडियंस को भी। उन्होंने हमारे लास्ट एपिसोड देखा और बहुत सारा प्यार दिया, सुझाव दिया कैसे बेहतर बना सकते हैं। आशा रखती हूँ इस वाले एपिसोड भी देखेंगे। और आपको अपनी हिंदी को लेकर बहुत हिचक थी पिछले एपिसोड में, उसके बावजूद आपने देखा लाखों लाखों लोगों ने वो एपिसोड देखा है। अभी भी है थोड़ा बहुत, अगर भूल चूक हो जाती है तो पहले ही माफ़ी। देखिए, अभी जब हम ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले मैं टीवी पर देख रहा था, प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया में हैं। उन्हें सम्मान मिला, वहाँ पर कई सारे समझौतों की बात हुई है, हमने अपने मिसाइल्स भी बेचे हैं, और कहा जा रहा है, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इंडिया अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर काम कर रहा है। हालांकि मैं बचपन से सुनता रहा हूँ कि इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर काम कर रहा है, आज भी कर रहा है। अब बचपन चला गया मेरा तब भी। तो लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि हाँ, ये बात एक हद तक ठीक है, क्योंकि इंडोनेशिया के बाद अब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड यहाँ भी जाना है। अभी ना जापान की PM भी आई थी, तो मैं जब इन देशों के नाम पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, तो एक कॉमन चीज़ मुझे दिख रही है कि ज़्यादातर वो देश हैं जिनका चीन से कुछ ना कुछ पंगा रहा है। तो
क्या आपको नहीं लगता कि भारत जब इतना एग्रेसिवली दौरा कर रहा है, मतलब एक साथ इंडोनेशिया भी कवर करेंगे हम, ऑस्ट्रेलिया भी चले जाएंगे, न्यूजीलैंड भी जाएंगे, तो चीन को इससे थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, रहती है उसको दिक्कत। जापान की पीएम के दौरे के वक्त भी उसने बयान दिए थे। बिल्कुल। तो जो इंडो पैसिफिक की बात आपने किया, देखिए आपने सही, आपका जो एनालिसिस है वो बिल्कुल सही है कि ये इंडो पैसिफिक के अराउंड ही सब कुछ हो रहा है, सारे दौरे वहाँ पे ही हो रहे हैं। पर इंडो पैसिफिक से रिलेटेड अभी कुछ बड़े खबर भी आए थे, आपने ध्यान दिया होगा कि जो यूनाइटेड स्टेट्स से उन्होंने जो अपना पैसिफिक कमांड है उसको दोबारा इंडो पैसिफिक कमांड से पैसिफिक कमांड कर दिया है ना। पहले इंडो पैसिफिक कमांड, पहले पैसिफिक कमांड था, फिर इंडो पैसिफिक कमांड हुआ, फिर दोबारा से पैसिफिक कमांड हो गया है। उससे पहले हमारा जो क्वाड समिट होना था, जो लीडर्स लेवल पे हुआ है, ऑफ कोर्स फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे, पर देन जो लीडर्स लेवल पे होना था वो अभी तक हुआ नहीं है। काफ़ी साल हो गए, 2-3 साल तो हो ही गया, हुआ नहीं है। तो एक तरीके से ऐसा लगता है कि जैसे जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, जो ट्रम्प 2.0 है, उनका ध्यान कहीं इंडो पैसिफिक से हट गया है। ईरान में है, यूक्रेन में है, कहीं और जगह पे है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है, पर कहीं ना कहीं उनका एक जो पहले जो उन्होंने अहमियत दिया था इंडो पैसिफिक को, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। बट इंडो पैसिफिक जो है ये बहुत सारे कंट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे जितनी भी कंट्री आप देख रहे हैं, जापान, इंडिया, फिलीपींस, वियतनाम, फिर ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो कंट्रीज़ है, ये सब आपने जैसे बोला कि कहीं ना कहीं इनके जो चाइना के साथ संबंध है, इनमें थोड़ा चेंजेस हमने देखा है, नोटिस किया है लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में। तो ये इंडो पैसिफिक कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सारे कंट्रीज़ के लिए। तो इस समय जब हम देख रहे हैं कि अमेरिका का इंटरेस्ट इंडो पैसिफिक में थोड़ा कम हो रहा है, तो मेरे मानना ये है कि ये सारे जो कंट्रीज़, जो रीजनल कंट्रीज़ है, ये दिखाना चाहते हैं कि दे कैन कम टुगेदर एंड दे कैन कीप दिस कॉन्सेप्ट अलाइव। ओके, यस। जब आप इंडो पैसिफिक बोलती हैं तो थोड़ा सा समझाइए कि ये कौन सा रीजन है। कौन सा रीजन है? जैसे बहुत बड़ा है। हाँ, पैसिफिक तो आपको पता ही है, उसमें इंडिया को ऐड किया गया है, तब वो इंडो पैसिफिक बना है। इंडिया का रोल इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो लास्ट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने जब ये इंडो पैसिफिक कॉन्सेप्ट का इंट्रोड्यूस किया, एक्चुअली ये शुरू हुआ है जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे जब इंडिया आए थे, और तब उन्होंने ये कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 सीज़ बताए थे, वहाँ से इंडो पैसिफिक आया था। फिर क्वाड का एक शुरुआत हुआ था। फिर बीच में ये जो 4 कंट्रीज़ है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, ये बहुत सालों तक इसको, मतलब ये पेपर में ही रहा ये क्वाड कॉन्सेप्ट। फिर 2020 के बाद ये क्वाड कॉन्सेप्ट को एक मोमेंटम मिला, और जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, फर्स्ट वाला जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन था, उन्होंने भी काफ़ी अहमियत दिया और इंडिया का रोल उसमें उभर के आया। तो एक तरीके से इंडो पैसिफिक इंडिया के बिना इंडो पैसिफिक नहीं है। इंडो पैसिफिक तभी बनता है जब इंडिया उसमें शामिल होता है। जब अमेरिका ने हटाया अपनी कमांड से नाम, इंडो हटा दिया, पैसिफिक वापस कर दिया, तो मुझे याद बहुत सारी खबरें आई नहीं। मुझे लगा था कभी पूछूंगा आप जैसे एक्सपर्ट से कि इंडो हटा देना अपनी कमांड से, ये चीन को राहत है या ये इंडिया को उनके हिसाब से दी गई कोई सज़ा जैसा है कि हमारे अगर पक्ष में नहीं रहोगे, पाले में नहीं रहोगे, हमारी बातें नहीं मानोगे, तो हम भी तुम्हें तवज्जो नहीं देंगे। देखिए, मुझे लगता है ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है। जैसे कि जो चीन को, वो अभी अगर ट्रम्प 2.0 का पॉलिसी आपने देखा है, तो वो एक समझौता चाहते हैं चीन के साथ। अभी तक तो ऐसे ही देख के ऐसे ही लग रहा है कि वो सम सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट चाहते हैं। G2 उसको कोई बोल रहे हैं, चाइना ने उसको दूसरा कोई नाम दिया है, लेकिन एक समझौता चाहते हैं। और इंडो पैसिफिक एज ए कॉन्सेप्ट चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पहले से ही उनको पसंद नहीं है। उन्होंने ये क्वाड जो कॉन्सेप्ट है, इसका बहुत विरोध किया है। आपने देखा ही होगा, उन्हें ये भी बोला था सी फोम की तरह है, आज है कल हट जाएगा, है ना। तो ये कतई उनको पसंद नहीं है कि इंडो पैसिफिक या क्वाड ऐसे ग्रुपिंग्स बने, क्योंकि उनको लगता है कि ये एंटी चाइना है। जबकि हमारा पोजीशन, हमारे प्रधानमंत्री ने हमारा पोजीशन 2018 में व्यक्त किए थे कि हम इंडो पैसिफिक को ऐसे एक्सक्लूशनिस्ट क्लब हिसाब से नहीं देखते हैं, हम इसको
ओपन, फ्री एंड ओपन रखना चाहते हैं। हम कोई भी कंट्री का दबाव इस जगह पे नहीं चाहते हैं। ये हमारा पोजीशन है, काफ़ी बैलेंस्ड है हमारा पोजीशन। पर चाइना ऐसे नहीं मानता है। चाइना को लगता है कि ये एक एंटी चाइना ग्रुपिंग है और एंटी चाइना प्लेटफॉर्म है, और उसके वजह से चीन को बहुत सारा आपत्ति है इस कॉन्सेप्ट को लेके। तो मुझे ये मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं ये जो G2 बन रहा है, या ये जो ये लास्ट मंथ जो प्रेसिडेंट शी और प्रेसिडेंट ट्रंप का जो मीटिंग हुआ था, कहीं ना कहीं वो लोग चाहते हैं कि चीन का भी जो कंसर्न्स है उसको अमेरिका थोड़ा बहुत एकोमोडेट करे, और चाइना भी थोड़ा बहुत एकोमोडेट करेगा जो अमेरिका का रिक्वेस्ट से। जो उन्होंने बोला था कि बोइंग खरीदो, हमारे बीन्स खरीदो, जो भी उन्होंने डिमांड्स रखा था, कुछ कुछ वो भी एकोमोडेट करेंगे, कुछ कुछ ये भी एकोमोडेट करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अहम फैक्टर है जिसके वजह से ये नेम चेंज हुआ है। पर आपने वो सुना होगा कि अभी जो US एम्बेसडर का एक इंटरव्यू आया था, जिसमें वो बता रहे हैं कि व्हाट्स इन अ नेम, यू नो। तो फिर लेट्स सी कैसे जाता है। पर ऑफ कोर्स इंडो पैसिफिक से इंडो हट गया, मतलब इट्स अ बिग डील। पर अमेरिकन डिप्लोमेसी ये बता रहे हैं हमें कि इट वोंट बी दैट मच ऑफ अ डिफरेंस। तो आगे देखेंगे, क्योंकि वैसे भी क्वाड तो खत्म हुआ नहीं, कोर्ट तो ख़त्म हुआ नहीं है। अभी हुआ है ये मीटिंग लास्ट भी की। मंथ, हाँ मीटिंग हुआ था, लीडर्स लेवल पे नहीं हुआ है, पर अदर देन दैट तो हुआ है। और ऐसे भी बात चल रहा है कि शायद नेक्स्ट ईयर प्रेसिडेंट ट्रंप भी आएंगे इंडिया में, ऐसी बात मैंने कुछ सुना। तो चीन को लेकर एक तरह का कंफ्यूजन है क्या अमेरिकन पॉलिसीज में, जो ट्रंप के आने के बाद अचानक बहुत बढ़ गया है, या अमेरिका चीन को एक तरह के भ्रम में रखना चाहता है कि वो धीरे धीरे उसको घेरेगा भी, लेकिन उसे महसूस भी नहीं होने देगा? मेरा मानना ये है कि वो डायरेक्टली चीन को कन्फ्रंट नहीं करना चाहते हैं। देखिए, चीन काफ़ी शक्तिशाली पार है और बिल्कुल अमेरिका का बराबरी कर रहा है इन अ वे, है ना। बहुत सारे फील्ड में अमेरिका से ज़्यादा आगे चला गया है। तो इन अ वे आई थिंक अमेरिका भी नहीं चाहता है कि डायरेक्टली चीन से भिड़ना या डायरेक्टली कोई एनकाउंटर होना चीन के साथ। तो मेरे मानना ये है कि इसीलिए शायद अमेरिका के जो पॉलिसी है उसमें काफ़ी चेंज देखा गया है। मतलब ट्रंप 1.0 और ट्रंप 2.0 में पॉलिसीज़ में काफ़ी चेंज आप देख सकते हैं। अभी जब जापानीज प्राइम मिनिस्टर का आना हुआ तो उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें की, बयान आए कि भाई हम कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे से, इंडिया और जापान। लेकिन चीन थोड़ा सा चिढ़ा हुआ सा लगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक एक बेकार की चीज़ है, कभी इसे जेन्युइन रिकॉग्निशन मिलेगा ही नहीं। तो पंगा क्या है उसका जापान से? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि ट्रंप 1.0 और ट्रंप 2.0 में काफ़ी डिफरेंस है पॉलिसीज़ में, वैसे चाइना के पे बहुत सारे डिफरेंस आया है। जो चाइना का पॉलिसी था टुवर्ड्स ट्रंप 1.0 और जो चाइना का पॉलिसी है अंडर ट्रंप 2.0, तो चाइना में भी काफ़ी चेंजेस है। और ये नया चेंज में ऐसा है कि चाइना ये बता रहा है कि देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो द ग्लोबल ऑर्डर सारे देशों ने, जो विक्टर्स है, जो जीते थे जो देश, वो सब मिलके जो वर्ल्ड ऑर्डर कंस्ट्रक्ट किए थे, उसके हिसाब से ताइवान पहले जापानीज ऑक्यूपेशन में था, तो ताइवान का रिटर्न ऑलरेडी चाइना में हो गया था। मतलब चाइना को दे दिया था ताइवान। तो क्योंकि चाइना और US एक ही साथ एलाई थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो एज एन एलाई दे शुड वर्क टुगेदर। और ये जो ताइवान का जो सिचुएशन है, ताइवान का जो स्टेटस है, वो ऑलरेडी डिटर्मिन्ड है। ऑलरेडी वो पॉट्सडैम डिक्लेरेशन में या कायरो डिक्लेरेशन में ऑलरेडी चाइना को दे दिया गया था, और ताइवान का कोई मसला ही नहीं है, और ताइवान सॉर्टेड है। US एंड चाइना शुड वर्क टुगेदर एज एन एलाई अगेन टू प्रोटेक्ट और टू वो जो वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हुआ था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको साथ में काम करना चाहिए। तो ये एक नया नैरेटिव चीन ने कंस्ट्रक्ट किया है और उसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं। और उसके हिसाब से चाइना एंड US आर इन द सेम टीम
allies, and Japan is the one who is creating trouble in Indo-Pacific और in the entire region. ये चाइना का कंस्ट्रक्ट है, ये नया कंस्ट्रक्ट है, और ये वो उसके हिसाब से वो अपना पॉलिसीज़ बना रहे हैं. तो अगर आप देखेंगे उनका जो एटीट्यूड टुवर्ड्स यूएस है वो थोड़ा बहुत कंसीलिएटरी है, और टुवर्ड्स जो जापान है वो बहुत ही कन्फ्रंटेशनिस्ट है. मतलब वो बोल रहे हैं कि जापान इज दी प्रॉब्लम क्रिएटर इन द रीजन. हम ताइवान के जो इंडिपेंडेंस वाले जो लोग हैं उनको भड़का रहे हैं, उनको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं. हमें जापान की मिलिट्रिज्म हम सुनेंगे नहीं, हम उनको रीमिलिटराइज होने नहीं देंगे. अब उनका पूरा ध्यान उन्होंने कर दिया है जापान की तरफ. ठीक है, अब जापान के प्रधानमंत्री जो है, जो नए प्रधानमंत्री है, उन्होंने आपने सुना होगा कि बहुत कंट्रोवर्सी हुआ. उन्होंने बोला कि ताइवान में कुछ होता है तो वो डायरेक्टली जापान को इम्पैक्ट करता है. पहले जापान का पॉलिसी था कि वो भी एम्बिग्विटी रखते थे ताइवान के इश्यू में, लेकिन उन्होंने बहुत साफ तरीके से उन्होंने बोल दिया कि नहीं, ताइवान में अगर कुछ होता है तो वो जापान को भी इम्पैक्ट करेगा. इसका मतलब ये है कि ताइवान में कुछ होगा तो जापान भी शायद इंटरवीन करे मिलिट्रीली. तो इस बात को लेके चाइना में मतलब आप मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा उस पर कंट्रोवर्सी हो गया. उसके बाद से एक के बाद एक उन्होंने एक्शंस लेना शुरू किया जापान के अगेंस्ट. कभी कुछ रोक रहे, कभी कुछ इम्पॉर्टेंट जो रेयर अर्थ मिनरल्स है उनको दे नहीं रहे, हाँ प्रतिबंध लगा रहे हैं हर चीज़ पे. फिर बहुत ही ऐसे कुछ चाइनीज़ जो स्कॉलर्स है वो ऐसे भी बहुत ही वायलेंट तरीके के कमेंट्स आ रहा है चाइना की तरफ से, कि उनके सर काट देना चाहिए उनके प्रधानमंत्री के, इस तरीके के. नहीं तो जापान वाकई कुछ कर सकता है अगर कभी कोई ऐसी स्थिति बनती है, क्योंकि जापान को लेकर तो हम हिंदुस्तानियों का यही नज़रिया है कि जापान के पास तो कोई बहुत मजबूत सेना नहीं है, जापान ने कोई परमाणु बम नहीं बनाया है, या वाकई चीन भी जानता है जापान कुछ नहीं करेगा. बस वो जो इतिहास की यादें हैं जिसमें जापान, अगर हम पढ़ते हैं इतिहास को, जापान अत्याचारी लगता है और चीन पीड़ित, वो उसको सता रहा है. देखिए ये तो है कि उनका एक हिस्टोरिकल बैगेज है जापान को लेकर, पर वो इससे भी डरते हैं कि जापान की कैपेबिलिटी पे आप शक नहीं कर सकते. वो एक डेवलप्ड कंट्री है, टेक्नोलॉजी की तरफ से वो बहुत एडवांस्ड है, तो उसकी कैपेबिलिटी जो है उस पर आप शक नहीं कर सकते हो. और चाइनीज़ को लगता है कि, और उनकी जो पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सेल्फ इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन उन्होंने लगाया है कि हम ये नहीं करेंगे, हम ये मॉरल रीजंस के वजह से हम ये नहीं करेंगे. लेकिन चाइना को लगता है जो ट्रम्प 2.0 है वो डायरेक्टली चाइना से नहीं भिड़ना चाहते हैं, लेकिन वो एक तरीके से जापान को मदद कर रहे हैं. मदद नहीं, मतलब वो उनको उकसा रहे हैं कि वो फिर से रीमिलिटराइज हो और वो डायरेक्टली ताइवान क्राइसिस में एक रोल प्ले करे. तो ये बात चाइना के जहन में है, और इसी बात की वजह से वो जापान के अगेंस्ट इतना ज़्यादा वोकल हो रहे हैं. क्या अमेरिका जापान के रिश्ते भी थोड़े सूख रहे हैं? देखिए, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का जो रवैया है सारे अपने एलाइज और पार्टनर्स की तरफ, वो तो काफ़ी शॉकिंग है, काफ़ी सरप्राइजिंग है. हाँ, तो ये सिर्फ जापान की तरफ ही नहीं है, सारी एलाइज और पार्टनर्स को. यूरोप को देखिए कैसे वो यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में क्या क्या बोलते हैं, जापान को भी ऐसे ही उनको बोल रहे हैं. उनको एक्चुअली ही इज़ ट्राइंग टू एनकरेज देम टू स्पेंड मोर ऑन डिफेंस. वो बोल रहे हैं कि आप अमेरिका पे भरोसा नहीं करो, हम नहीं दे सकते कुछ भी, आप अपना डिफेंस खुद करो, खुद स्पेंड करो. आप लोग सारे डेवलप कंट्रीज़ हो, यू शुड स्पेंड मोर ऑन योर डिफेंस. तो ये उनका बोलने का मतलब है. और ट्रेड को लेके भी उनको आपने देखा होगा. मैं सर टोक के बोल रहा हूँ जी, रोका किसने था जापान को? अमेरिका नहीं. हाँ, जापान के हिसाब से तो हाँ, पर यूरोपियन कंट्रीज़ का अगर देखेंगे तो वो एक तरीके से अमेरिका पे बहुत डिपेंड करते हैं कि उनका जो डिफेंस है वो
अमेरिका कि प्रोवाइड भाई हमारे करे। झगड़े तुम संभाल लेना, हाँ, और इस पैसे का जो हम अपने डिफेंस में लगाते हैं हम अपनी एजुकेशन में लगा लेते हैं, हेल्थ में लगा एग्जैक्टली लेते हैं। हाँ। और यही और एक ये नाराजगी है हाँ हाँ अमेरिकन हाँ मध्यम वर्ग को ट्रू। कि हमारे टैक्स के पैसों से आप उनकी जान बचाओ और और ये सारे हमारी वेलफेयर एजुकेशन पे। स्टेट्स है, आपको हाँ पता होगा सारे जी यूरोपियन जी। कंट्री सारे वेलफेयर स्टेट्स है, ये बहुत रिच कंट्रीज है, पर इन अ वे उन्होंने आउटसोर्स कर दिया अपना डिफेंस अमेरिका को। उसका प्रोज भी मगर है, अमेरिका कॉन्स के भी है। कहने पर। हाँ, अमेरिका के कहने पर उसका जो प्रोज और कॉन्स उनको अभी पता चल रहा है, जब बिल्कुल। अभी जब प्रेसिडेंट ट्रम्प ट्रम्प जैसे आए हैं। राष्ट्रपति के आने के हाँ बाद पता चला। हाँ, कि इसका तो अच्छा भी हुआ है इतने दिन तक, अब उसका प्रॉब्लम्स भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो जापान का भी थोड़ा बहुत ऐसे ही है। और कहीं ना कहीं चाइना को लगता है कि अमेरिका इनडायरेक्ट वे में जापान को सपोर्ट करता है रीमिलिटराइज करने के बारे में। और इसीलिए वो आपने देखा होगा जब ये जापान की जो प्राइम मिनिस्टर है जब इंडिया में आए, चाइना की तरफ से 2 कॉल्स किया गया है। एक तो नॉट कॉल्स बट इंटरेक्शन 2 हुआ है। एक कॉल उन्होंने किया अमेरिका के जो फॉरेन मिनिस्टर है मार्को रूबियो, उनको बोला कि प्लीज़ ताइवान इज़ अ नो गो जोन, प्लीज़ वर्क ऑन दैट। इन अ वे उनको बताया कि जापान को आप अपना काबू में रखिए, आप अपने एलाई को अपने काबू में रखिए। एक ये हुआ। एक तो वो हमारे पास भी आए थे, हमारे जो अजीत डोवल जी हैं, उनसे भी उनका बात हुआ। और वहाँ पे भी उन्होंने ये चीज़ बताया वांग यी ने कि हमें एक दूसरे का कोर इश्यूज समझना चाहिए, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना एक चाहिए। दूसरे की दुखती नसें हम हाँ हाँ समझे ना दबाएं। हाँ बिल्कुल। और फिर जो चाइनीज़ रिलीज़ है, इंडियन रिलीज़ में तो नहीं था, पर चाइनीज़ रिलीज़ में ये भी कहा कि हमने वन चाइना पॉलिसी पे हाँ किया है, और हमने वन चाइना पॉलिसी को अभी भी मानते हैं, और हमने मानने के लिए हाँ भी किया है। ये चाइनीज़ उसमें चाइनीज़ रिलीज़ में ये भी मेंशन किया। तो उन्होंने दोनों को बोला कि आप हाँ दूर रखो। जापान से हाँ मिल तो रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ताइवान पे ताइवान थोड़ा से दूर दूर रहो। हाँ। मैं इसी पर आ रहा था, वन चाइना पॉलिसी। एक तो थोड़ा समझे, लोगों को नहीं पता होगा कि ये वन चाइना पॉलिसी क्या है। दूसरा, हम तो मानते हैं वन चाइना पॉलिसी, ये वन इंडिया पॉलिसी पर हम चीन को क्यों नहीं मनवाते हैं? मुश्किल है उनको मनवाना। हाँ, पर पहले बताइए वन चाइना पॉलिसी। वन चाइना पॉलिसी जैसे है कि एक ही चाइना है। चाइना का इतिहास तो आपने पढ़ा ही होगा। वहाँ पे एक तो बहुत लंबा इतिहास है, बहुत सारे डायनेस्टीज़ है। लास्ट डायनेस्टी छिंग डायनेस्टी थे। छिंग डायनेस्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है। जितनी भी चाइना आज क्लेम करते हैं ना, तिब्बत भी हमारा है, ताइवान भी हमारा है, ये भी हमारा, वो भी हमारा, तो छिंग डायनेस्टी पीरियड में उनका बहुत सारा ऐसे एक्सपेंशन हुआ था। हमें फिर भी ऐसे ही उसके कहना बाद चाहिए, अशोका के साम्राज्य से उठाना चाहिए कि सब हमारा है। कई देश आ जाएंगे। हाँ वही तो। पर अब ये है कि चाइना का जो है छिंग डायनेस्टी का मैंने आपको बताया, छिंग डायनेस्टी फिर धीरे धीरे, पहले तो बहुत ताकतवर था, फिर धीरे धीरे वो कमज़ोर होने लग गए। और जब वो कमज़ोर होने लग गए तो ये यूरोपियन पावर्स तब बहुत पावरफुल थे, बहुत हावी थे। और फिर उनका जापान भी तब बहुत पावरफुल होने लगे। फिर जापान के साथ भी उनका एक वॉर हुआ था, साइनो जापान वॉर, जिसमें चाइना हार गए थे और उनको ताइवान देना पड़ा था जापान को। तो फिर जापान को ताइवान उन्होंने दे दिए थे। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब जापान हार गए उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उसके बाद क्या हुआ कि चाइना में भी बहुत सारे, तब बहुत ट्यूमल्टस टाइम था चाइना में, बहुत सारे वॉरलॉर्ड्स थे, बहुत सारे डायनेस्टीज चेंज हो रहा था। फिर छिंग डायनेस्टी को हटा दिया गया और एक नया रिपब्लिक शुरू किया गया। सन यटसेन करके आपने नाम सुना होगा, ताइवान में बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है उनके नाम से। तो उन्होंने एक बहुत ही अहम किरदार निभाया और एक नया रिपब्लिक ऑफ चाइना करके उन्होंने इस्टेब्लिश किया चाइना में। तो इधर जापान हार गया। फिर ये रिपब्लिक ऑफ चाइना, जब चाइना का गवर्नमेंट बना, तब जापान ने ताइवान को वापस दे दिया चाइना को। अब चाइना में जो है एक डोमेस्टिक वॉर भी शुरू हो गया, ठीक है।
कम्युनिस्ट के साथ और एक और ये जो रिपब्लिक ऑफ चाइना जो मैंने आपको बोला सन ROC यत्सेन जो जो नेशनलिस्ट कहते हैं नेशनलिस्ट वो लोग आप जो थे। हाँ नेशनलिस्ट और Versus कम्युनिस्ट communists। में हाँ एक डोमेस्टिक वॉर लाइक सिचुएशन भी शुरू हुआ तो काफ़ी ये वायलेंट था। आपने शंघाई मैसेकर के बारे में सुना जी। होगा है ना। तो फिर क्या हुआ उस जो सिविल वॉर चल रहा था उसमें जो ROC है सॉरी ROC नहीं जो नेशनलिस्ट थे वो हार गए और उनको वहाँ से वो भाग के ताइवान में चले गए। हाँ तो ताइवान में उन्होंने रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान का नाम उन्होंने कर दिया रिपब्लिक ऑफ चाइना। ताइवान का नाम बदल के रिपब्लिक ऑफ चाइना कर दिया कि असली चाइना तो हम हैं। जो मेनलैंड चाइना में बैठे हैं वो उसके असली वारिस नहीं हैं। बिल्कुल। तो ये पैन चाइनीज एक आइडिया था कि वो असल चाइना नहीं है, हम असल चाइना है। हाँ तो ये उनका सोच ऐसा था। मतलब ऐसे समझा दूं ये ऐसी बात है जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई आज की हिंदुस्तान की सरकार चली जाए और वहां बैठ के कहे कि असली भारत हम है और जो अब इंडिया बाकी बचा वो कभी ना कभी हमारे कब्जे में आ ही जाएगा, फिर वो पूरा भारत हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली इस तरीके की ही सोच था। हाँ कभी ऐसा ना हो। हाँ। तो ये ऐसे जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने बोला कि हम असल चाइना है और ये पूरा चाइना हमारा ही, हम ही असल चाइना है। और कम्युनिस्ट ने बोला नहीं नहीं हम असल चाइना है। तो इसलिए ये दो चाइना हो गया। ठीक है। पर अब वो आ जाता है कि UNSC की सीट के बारे में। इसके बीच में बहुत सारा कुछ हुआ, बहुत सारे चेंजेस इन द वर्ल्ड एंड फिर US और चाइना का जो कम्युनिस्टों का एक मतलब उन्होंने हैंडशेक कर लिए अपने एक दूसरे के। हाँ समझौता कर लिया और जो नेशनलिस्ट है उनको उनका जो सीट था उनको PRC को दे दिया। तो इसलिए ये दो चाइना का कॉन्सेप्ट आता है और इसीलिए ये वन चाइना पॉलिसी इम्पोर्टेंट है। इसमें तिब्बत वाला मामला भी होगा कि तिब्बत को भी हमारे हिस्सा मानिए। तिब्बत को एक्चुअली जब जो नेशनलिस्ट है वो भी मानते हैं कि पूरा चाइना उनका है। तिब्बत को लेके और सारा पूरा चाइना को लेके वो चाइना है। ये पैन चाइना एक आइडिया नेशनलिस्ट में था। पर अभी का ताइवान अगर आप देखेंगे वो बहुत डिफरेंट है उसमें। लेकिन ये पैन चाइनीज़ नेशनलिज्म जो है ये चेंज होके अभी ये ताइवानीज आइडेंटिटी पे फोकस कर रहे कि हम ताइवानीज है। ये जो पैन चाइना वाला था कि हम चाइना है, हम चाइना को एक दिन ना एक दिन हम जाएंगे और चाइना को हम रूल करेंगे, ये वाला अभी है नहीं। ताइवान की जो नई जनरेशन है वो इस मूड में नहीं है कि अब हमें कभी कब्जा करना है, हम चीनी हैं। उनका कहना है कि हम ताइवानी लोग हैं, हम ताइवानी लोग हैं और हम लोग एक डेमोक्रेसी है, हमारे एक अलग आइडेंटिटी है, बिल्कुल अलग वजूद है चाइना जो मेनलैंड चाइना है उससे। तो ये एक डिफरेंट आइडिया पे अभी ताइवान चल रहा है। मतलब ताइवान इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम मेनलैंड चाइना, ये वाली बात वो बताना चाहते हैं पूरी दुनिया को। आप तो दोनों जगह पढ़ी हैं, चीन में भी और ताइवान में भी, तो उस पर थोड़ा बहुत तो मैं पूछूंगा। लेकिन ये बताइए कि हम क्या इस बात को मानते हैं कि वन चाइना है? क्योंकि हम तो ताइवान से बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये सारे कंट्रीज ऐसे ही करते हैं। वो थोड़ा सा एम्बिग्विटी रखते हैं। चाइना को हम ज़्यादा परेशान भी नहीं करना चाहते ताइवान को लेके, और एट द सेम टाइम हम अपना इकोनॉमिक, कल्चरल, पीपल टू पीपल एक्सचेंज रखना चाहते हैं ताइवान के साथ। आफ्टर ऑल ताइवान इज़ ऑल्सो डेवलप्ड इकॉनमी, यू नो, एंड उनका जो हाई टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी डेवलप्ड है। एंड हम भी चाहते हैं कि हम उनसे अच्छा दोस्ती बनाए रखें, हम उनसे सीखें कि वो उन्होंने कैसे अपने इंडस्ट्रीज़ डेवलप किया है, सेमीकंडक्टर्स ये सब कैसे उन्होंने डेवलप किया। हम उनसे एक्सचेंज जो इकोनॉमिक एक्सचेंजेस है वो बरकरार रखना चाहते हैं, पर एट द सेम टाइम हम ये भी नहीं चाहते कि हम चाइना को प्रोवोक करें ताइवान क्वेश्चन पे। तो ये एक हमारा एक बैलेंस्ड यू नो एटीट्यूड है। डिप्लोमेसी के क्या रंग है। हाँ बिल्कुल, कि हम संबंध रखते हैं ताइवान से, बस हम उसका नाम नहीं लेंगे घर जाएंगे उनके, पर चीन के सामने ज़्यादा उसका नाम नहीं लेंगे। बिल्कुल। हाँ, हम क्यों नहीं कहते उसे चीन को कि वन इंडिया मानिए आप? देखिए, हमने तो बोला था, आई थिंक हमारी जो एक्स फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी, उन्होंने तो ये मतलब पब्लिकली बोला था कि हम तभी मानेंगे वन चाइना जब चाइना मानेंगे वन इंडिया। कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर उसके बाद लेकिन ये बात को हमने ज़्यादा पब्लिकली छेड़ा है नहीं, और हम लोग चीन गुस्सा ना हो जाए। हाँ, चीन गुस्सा ना हो जाए ज़्यादा, क्योंकि है तो हमारी नेबर ही और हमसे काफ़ी
मतलब 5 टाइम्स आवर इकोनॉमी है, तो एक हिसाब से हम उसको ज़बरदस्ती प्रोवोक नहीं करना चाहते। और हमारे पास भी बहुत सारे ऑलरेडी प्रॉब्लम्स है विद चाइना। आप इकोनॉमिक कंपटीशन ले लीजिए, साउथ एशिया में कंपटीशन ले लीजिए, बॉर्डर तो ले ही लीजिए, बॉर्डर तो है ही है, डिस्प्यूटेड बॉर्डर। तो हमारे ऑलरेडी बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, तो हम अननेसेसरी और प्रॉब्लम्स उसमें लाना, मुझे ऐसा लगता है कि हम लाना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए ताइवान पे, तिब्बत पे हम काफ़ी एक क्या कहेंगे, एक रेस्ट्रेंट एटीट्यूड रखते हैं। और सिर्फ हम नहीं, अगर आप देखेंगे अभी तो आप यूएस को भी देखिए, वो भी एम्बिगुअस है ताइवान को लेके, है ना। तो सारे कंट्री ये करते हैं कि एक एम्बिगुअस सी एटीट्यूड रखते हैं टुवर्ड्स ऑन द ताइवान इशू। आए भी थे कई बार, है ना, बिल्कुल पर अभी थोड़ा सा वो 50s में आए। हाँ बिल्कुल, अभी थोड़ा कहीं वो पीछे दिख रहे हैं। पर्टिकुलरली ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आप देखेंगे तो काफ़ी उनका पॉलिसीज चेंज दिख रहा है। तो ये ट्रम्प के मूड पर छोड़ दें हम कि वो उनके मूड के हिसाब से हो रहा है, वो तो बहुत सारे देशों के साथ यही कर रहे हैं, या फिर अब ये एक ठोस पॉलिसी है अमेरिका की कि वो इससे पीछे नहीं हटेगा, उसने अपने एलाइज को छोड़ दिया है, अपने झगड़े खुद सुलटाओ। और खासकर आज जब हम ताइवान की बात कर रहे हैं तो ताइवान के मामले में भी अब अमेरिका इस पॉलिसी पर बना रहेगा कि आपका झगड़ा हो रहा है, जो हो रहा है आप संभालो, हम नहीं आ रहे। ये ना बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी नहीं बोल सकता है, क्योंकि देखिए अमेरिका में जो है ताइवान जो है ना, ताइवान एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है बिटवीन टू सुपर पावर्स। एक तो चाइना है, चाइना भी चाहता है ताइवान को ताइवान से यूनिफाई करना, ताकि वो अमेरिका को इस रीजन से पूरा ही हटा दे और वो आप मान लीजिए पूरा एशिया का बादशाह बन जाए। चाइना जो डिसाइड करेगा सबको वही मानना पड़ेगा, इतना ताकतवर हो सकते हैं अगर वो ताइवान स्ट्रेट पे कब्जा कर लिए। तो ताइवान, चाइना का इंटरेस्ट है ताइवान को एनेक्स कर लेने का, और अमेरिका भी चाहते हैं कि जो स्टेटस को है वो बना रहे, क्योंकि वो इंश्योर करता है कि यूएस प्रेजेंस इन द रीजन, यू नो, नहीं तो उनको चले जाना पड़ेगा अपने वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। तो दोनों सुपर पावर्स के लिए ये ताइवान जो है, ये छोटा सा आइलैंड जो है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोनों ही चाहते हैं कि उनका दबदबा बना रहे। तो अब आप अगर देखेंगे कि यूएस में ताइवान को लेके काफ़ी डिबेट्स होता है, उनका पॉलिसी, ताइवान पॉलिसी को लेके स्पेशली देखेंगे काफ़ी डिबेट होता है, और काफ़ी लोग हैं जो ताइवान को ताइवान के मतलब उसके सुरक्षा के लिए आगे आना चाहेंगे। अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो भी पॉलिसी है उसका काफ़ी विरोध भी हो रहा है यूएस में। तो आप ऐसे बोल नहीं सकते कि अगर कल चाइना ने हमला कर दिया ताइवान के ऊपर तो अमेरिका कुछ भी नहीं करेंगे, वो घर में बैठे रहेंगे, ऐसे आप। लेकिन जापान ने कह दिया है, जापान ने कहा है कि हम तो करेंगे ही करेंगे, हम तो आएंगे ही। इंडिया का टेक क्या है? देखिए, अब हमें ये समझना चाहिए कि ताइवान हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द एनालिसिस आप जब देखेंगे ताइवान के ऊपर, ये यूएस चाइना के ऊपर ही करते हैं, लेकिन हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है ताइवान। एक तो अगर आप चाइनीज़ की तरह सोचने लगे कि चाइना का थिंकिंग क्या है, तो आप देखेंगे वो इंडिया को और ताइवान को अपना दो फ्रंट्स समझते हैं, है ना। अगर साउथ वेस्ट में, मतलब हमारे साइड में, हमारे बॉर्डर में कोई टेंशन चल रहा है, तो तब अगर ताइवान में भी, ताइवान का भी कुछ इश्यू हो गया या साउथ चाइना सी में भी कुछ इश्यू हो गया, तो चाइना के लिए ये बहुत अच्छी बात तो है नहीं है, बिकॉज इट्स अ टू फ्रंट सिचुएशन, इट्स अ बिग कंट्री, और रिसोर्स, उनकी जो रिसोर्सेज है वो एकदम स्ट्रेच हो जाएंगे इसके वजह से। तो वो कैसे भी ये चाहते हैं कि दोनों फ्रंट एक साथ एक्टिवेट ना हो। अगर हमें ताइवान पे काम करना है तो यहाँ पे शांति रहना चाहिए इंडिया के फ्रंट में, और इंडिया के साथ अगर हमें कुछ गड़बड़ करना है तो फिर ताइवान की तरफ शांत रखना है। तो ये चाइना का थिंकिंग है। तो ये तो जियोपॉलिटिक्स हो गया। इकोनॉमिक्स के तय भी अगर आप देखेंगे, ताइवान और ताइवान स्ट्रेट्स जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एक की आर्टरी है ग्लोबल ट्रेड के लिए, ग्लोबल ट्रांजिट के लिए एक आर्टरी है। अभी हमने देखा कि हॉर्मुज
का ये जो सिचुएशन हुआ, हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया, फिर हमें कितना मुश्किल हुआ है ना। हमें ये एलपीजी का जो है प्राइस बढ़ गया, डीजल पेट्रोल सबका प्राइस बढ़ गया। तो हमें देखा कि इकॉनमी पे कितना इम्पैक्ट होता है अगर ये जो क्रूशियल चैनल्स ऑफ ट्रेड है, ग्लोबल ट्रांजिट चैनल्स है, इसको अगर हम ब्लॉक कर दे, बंद कर दे, ये कितना हानिकारक जहाँ होता से है। जहाज होकर गुजरते हैं माल बिल्कुल, लेकर। ये कितना हानिकारक होता है जी। ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। ये तो और एक आर्ग्यूमेंट हो गया। थर्ड आर्ग्यूमेंट ये है कि जैसे ताइवान जो है ये नंबर 1 है चिप प्रोडक्शन में। अगर इसको बंद कर दिया, मतलब ताइवान को अगर आपने घेर लिया, यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब बंद कर दिया, तो कहीं पे चिप नहीं जाएगा। चिप जो आपको पता ही है कितना इम्पोर्टेंट होता है, हर चीज़ में यूज़ होता है। तो इसका जो इम्पैक्ट है ग्लोबल इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा होगा और इंडिया भी इससे बच नहीं सकता। तो इसलिए ताइवान हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं जब गई थी ताइवान में, तो लोगों को पता ही नहीं था कि ताइवान कौन सा जगह है। किसी ने तो बोला कि ये थाईलैंड है क्या, ये तो कभी नाम ही नहीं सुना है। तो बहुत कम चर्चा इसको होता काफी था। टाइम फार्मोसा भी कहा जाता था। फॉर्मोसा, हाँ, बहुत पहले जापान फॉर्मोसा कहता भी, था। हाँ। तो मुझे लगता है ऐसे उस ज़माने से, मतलब 10 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, तब से तो अभी काफ़ी अच्छा हो गया है। अभी हम लोग काफ़ी डिबेट करते हैं ताइवान इशू पे, बातचीत होता है ताइवान इशू पे। और मुझे लगता है कि हमें इस पे बहुत फोकस करना चाहिए, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है, अगर चाइना ने सच्ची में हमला कर दिया ताइवान पे, इसका इम्पैक्ट हमें बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। एक ये बात भी है, अगर चाइना ने ले लीजिए कि ताइवान से यूनिफाई कर दिया, अब ये उसका जो पूरा ताकत है वो फिर लगाएगा हमारे ऊपर, हमारे डिस्प्यूटेड बॉर्डर पे। उन्होंने इसीलिए ये बॉर्डर जो इश्यू है वो सॉल्व नहीं किया है कि जब चाइना और पावरफुल हो जाएगा तब वो हमारे साथ जो बॉर्डर है वो तब सॉर्ट आउट करेगा। क्योंकि इंडिया, हाँ, चाइना से तो कमी है पावर के हिसाब से, मतलब 5 टाइम्स है वो हमारी इकॉनमी का, तो फिर मिलिट्रीली भी काफ़ी बड़ा है हमसे। पर इंडिया को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। नहीं, हम तो भी जिसलिए एक हम पाकिस्तान को नहीं छेड़ते, हाँ, हम भी एक तो न्यूक्लियर चीन पावर भी है। हमें इसलिए नहीं हमारी छेड़ेगा। इकॉनमी भी नहीं, हमारी इकॉनमी पाकिस्तान से भी ज़्यादा हम लोग भारी पड़ सकता है, पड़ सकते हैं चीन के लिए, क्योंकि हम लोग, हमारा इकॉनमी भी अच्छा है, हमारे लोग भी बहुत सारा है, मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड है। फिर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स भी है, हमारा जो डिफेंस है, जो आर्मी है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट या सेकेंड लार्जेस्ट आई थिंक, ऐसे कुछ है। तो इतना भी कमज़ोर नहीं है। तो ये चाइना को भी पता है। तो अगर चाइना को डिस्प्यूटेड बॉर्डर विद इंडिया सॉल्व करना है, तो चाइना को पहले ताइवान वाला इशू सॉल्व करना है, फिर वो कंसंट्रेट कर सकता है इंडिया के ऊपर। जब ये वेस्ट एशिया वाली वॉर शुरू हुई थी, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि जंग का माहौल बना हुआ है। अभी तो रशिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं, अब वेस्ट एशिया में ये झगड़ा शुरू हो गया ईरान वाला, उसके पहले इजराइल भी लड़ रहा था अपने ढंग से। तो कुछ लोगों ने कहा था कि अब चीन पर नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ताइवान पर हमला कर सकता है। इसके पीछे एक कारण ये भी था कि फॉरेन अफेयर्स पे भी एक लेख आया था जिसमें ये कयास थे कि 2026 में ताइवान पर हमला होगा चीन का। दूसरा, शी जिनपिंग बार बार जो अपने सार्वजनिक मंचों से बोलते हैं, जिसमें वो एक ग्रेटर चाइना बनाना चाहते हैं अगेन, उसमें भी वो याद दिलाते रहते हैं कि हमें उन सब इलाकों को मिलाना है। तो ये सब इशारे तो कहते थे, मतलब कि हमला होगा, पर अब नहीं हुआ। क्यों? बहुत सालों से एक्चुअली बोल रहे कि एक्चुअली चाइना ने भी ये डिक्लेयर तो किया ही है कि हमें रीयूनिफिकेशन करना ही करना है। उनका डेडलाइन है 2049 आई थिंक। बाय देन दे वांट रीयूनिफिकेशन विद ताइवान का केस सॉल्व करना है उनको। ये तो चाइना का स्टेटेड गोल है, ये ऑफिशियल है, स्टेटेड गोल है। चाइना करना चाहता है रीयूनिफिकेशन, पर अब कब करना चाहता है, कैसे करना चाहता है, इस पे बहुत सारे डिबेट्स और डिस्कशंस है। कोई कहते हैं कि नहीं 2027 में ही कर देंगे, कोई कहते हैं कि जैसे कि आपने बोला हॉर्मुज का जो ईरान का इशू हुआ, तब उनको एक चांस मिल सकता है ताइवान को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो इस पे बहुत चर्चा है कि कब करना है, उनको कैसे करना है। हाँ, कैसे करना है इन द सेंस कि उनको पीसफुली रीयूनिफाई करना है कि यूज ऑफ फोर्स करना ये भी है, नहीं बताते वो। ये भी इस पे बहुत डिबेट्स आपको मिल जाएगा। लेकिन चाइना को रीयूनिफाई करना है, ये तो श्योर है। वो ये उन्होंने अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में उन्होंने मेंशन कर रखा है। अब कब करना है और कैसे करना है
ये चीन का जो हमारे लिए कैरियर शिप है सरप्राइज है। फूजियान, वो भी वहाँ घूमता रहता है। हाँ बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं यूट्यूब पर, बहुत सारी खबरें आती हैं कि ताइवान के एकदम क्लोज आकर वापस चले गए, जहाज जी ऊपर से निकल गए। तो एक छोटी मोटी चिंगारी आग का रूप तो धारण कर ही सकती है कभी भी। बिल्कुल। मैं समझना चाहूंगा कि ताइवान के पास कितनी सैन्य ताकत है, उस पर है कुछ दमखम? देखिए ताइवान तो एक आप ऐसे नहीं उसको डिटरमिन कर सकते, बिकॉज ताइवान एक छोटा सा आइलैंड है और चाइना एक सुपर पावर है। तो उनके पास वो ताइवान के साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे, वो यूएस के साथ लड़ने के लिए तैयार हो रहे, वो इंडिया के साथ लड़ने के लिए तैयार हो रहे, जिनके पास उतना क्षमता है। ताइवान को आप नहीं ऐसे बोल सकते हैं। अभी बहुत सारे राइटर्स है कि पॉर्क्यूपाइन स्ट्रैटेजी ये वो, पर ताइवान का ये है कि वो मतलब ऐसे ही गिव अप ना कर दे, इसलिए उनको बोला जाता है कि आप अपना पॉर्क्यूपाइन स्ट्रैटेजी फॉलो करो। तो एसिमेट्रिक वॉरफेयर जो है उसके हिसाब से अगर आप चाइना को कुछ दिन रोक सकते हो, है ना, पर आपका जो रीइंफोर्समेंट है वो तो दूसरे कंट्री से ही आने वाला है। जापान है, यूएस है, इन दोनों से ही उनको बहुत उम्मीद है कि ये कभी ताइवान को ऐसे ही कैप्चर नहीं होने देंगे। उम्मीद पर चल रहा है ताइवान। हाँ इन अ वे, हाँ उनको काफ़ी उम्मीद है इस पे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सिर्फ चाइना और यूएस नहीं, बहुत सारे ग्लोबल पावर्स चाहेंगे कि इसमें जो स्टेटस क्वो है वो बहुत बना जल्दी रहे। चेंज ना हो जाए। सही हाँ है। और प्रोक्यूपाइन स्ट्रेटेजी बेसिकली आप जो कह रही थी कि दुश्मन का हमला हो तो उस जंग को इतना महंगा कर दो हाँ कि दुश्मन भी कमजोर हो जाए, या फिर वो बिल्कुल। ये सोच के ही हमला करे कि पता नहीं क्या होगा। तो ये तो दुनिया में सभी कर रहे हैं, ईरान भी अभी कर रहा ईरान में है, आपने यूक्रेन देखा, भी कर हाँ रहा है, बिल्कुल इसमें तो बिल्कुल नया कुछ नहीं है। बिल्कुल। ये आपने देखा भी ईरान का, तो हमें दिख ही गया कि उन्होंने कितना सक्सेसफुली इसको यूज़ किया। वो भी घेर कर बैठ गए हाँ हॉर्मुज, हार्मोज ये पे। भी घेर कर बैठ सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो फिर पॉर्क्यूपाइन स्ट्रैटेजी का मतलब वही है कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर करना है, क्योंकि वो एक छोटा सा आइलैंड है, उसको अगर रोकना है चीन को, तो वो मतलब बड़े बड़े शिप्स या बड़े बड़े फाइटर जेट से नहीं कर सकते, उनका मुकाबला वैसे नहीं हो सकता है। तो एसिमेट्रिक तरीके से, जैसे ड्रोन की यूजेज से या और तरीके से चाइना को कितने दिन तक आप रोक सकते हो, ये उनका चैलेंज है, तो जब तक आपके पास रीइंफोर्समेंट्स ना आ सही जाए। बात है। तो वो ब्लॉकेड वगैरह करता है अभी, मतलब वो भी कुछ आपको दिखता है? आप गई हैं ताइवान, तो वो कभी मतलब ऐसा लगा कि उनके दिमाग में भी आइडिया है कि अगर कभी कुछ ऐसा होता है तो हम भी ब्लॉकेड करके बैठ जाएंगे, जहाज नहीं जाने देंगे? देखिए मैं तो जब गई थी तब काफ़ी पीसफुल था वो जगह। अभी 2022 के बाद से ये काफ़ी ब्लॉकेट्स वगैरह होने लग गया, चाइना का एक्सरसाइजेज बढ़ गया। अभी वो रेगुलरली उनका जो मीडियन लाइन था उसको क्रॉस कर देता है, उनका ADIZ जो है उनको क्रॉस कर देता है। तो ये जो एस्केलेशन है ये हाल ही का है, 2022 के बाद के है ना। तो एंड ऐसे करते हैं जैसे कि वो पूरा घेर लेते हैं ताइवान को, कि उनको बिल्कुल ट्रैप कर देंगे उसमें। तो ये सारा 2022 के बाद से हुआ है। पर ताइवान में मैंने जितना देखा है कि जैसे एक आइडेंटिटी का, मैंने आपको बोला ना कि वो अपने आप को ताइवानीज कहना चाहते हो, वो अपने आप को ताइवान करके पेश करते हैं। तो वो एकदम से चाइना के, मतलब चाइना के प्रति सरेंडर नहीं होना चाहेंगे। तो दे विल ट्राई देयर बेस्ट कि वो कैसे अपने आप को आपके अपना जो वजूद है या आइडेंटिटी है उसको रिस्टोर कर सकते। मेरे मन में जिज्ञासा है जानने की कि क्या इनकी भी आपस में रिश्तेदारी हैं? जैसे भारत पाकिस्तान अलग देश हैं, लेकिन रिश्तेदारियां हैं, दोस्तियां भी हैं। चीन और ताइवान के बीच में पीपल टू पीपल कनेक्ट कैसा? पीपल टू पीपल पहले तो बहुत अच्छा था, बहुत। अभी हम लोग आई थिंक 2-4 साल पहले मैं गई थी ताइवान में फॉर अ शॉर्ट विजिट, कोई कॉन्फ्रेंस था उसके लिए गई थी। तो वो बता रहे थे तब उन्होंने जो चाइनीज़ टूरिस्ट थे उनको रोक रखा था, बिकॉज ऑफ तब लाई चिंगते आए थे, उनके जो प्राइम मिनिस्टर अभी जो है वो आए थे अब, और उनके प्रति चाइना का जो रिएक्शन है वो काफ़ी खतरनाक है। तो उसके प्रोटेस्ट में उन्होंने जितनी भी चाइनीज़ टूरिस्ट थे वो रोक रखे थे। इन अ वे ताइवान को पनिश करना चाहते हैं इकोनॉमिकली। तो पहले, इससे पहले ये जो DPP का गवर्नमेंट है उससे पहले मैं बोल रही हूँ जब कुओमिंतांग का गवर्नमेंट था, तब चाइना और ताइवान का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा हो गया था। मा इन-चुंग जिसको कहते, जो है उनके जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो तब चाइना और ताइवान का काफ़ी अच्छा रिलेशन बना था, काफ़ी पीपल टू पीपल एक्सचेंज होता था, लॉट ऑफ चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स इन पढ़ने भी जाते हैं स्टूडेंट्स
इधर-उधर? पढ़ने बहुत जाते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ने जाते हैं और ताइवानीज़ कंपनीज़ इतना इन्वेस्ट कर रखे हैं फिर झगड़ा चाइना क्या है? में। सिर्फ पॉलिटिकल? हाँ, पॉलिटिकल बिकॉज़ वो अपना बिकॉज़ चाइना जो है वो कहते हैं इट्स अ प्रोविंस, इट्स अ प्रोविंस ऑफ चाइना। यहाँ तो धर्म और वाला मामला यहाँ भी पे नहीं है। नहीं, धर्म का भी कोई मामला नहीं है, लेकिन भाषा आइडेंटिटी का है कि ये ताइवानीज़ है। हाँ, हुँ, भाषा थोड़ा-सा अलग है, अलग जैसे है। कि चाइना में जो है, जो लैंग्वेज यूज़ होता है वो सिम्प्लिफाइड चाइनीज़ मैंडरिन यूज़ होता मैंडरिन, है। जी। और जो ताइवान जो चाइनीज़ जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वो जो पुराने लैंग्वेज है, वो यूज़ करते हैं। तो उसी से डिराइव किया गया है जो मेनलैंड में यूज़ होता है। तो लैंग्वेज में थोड़ा-सा डिफरेंस है। जैसे वो लिखते बोलने में तो बिल्कुल सेम है, लेकिन जब लिखते हैं वो थोड़ा डिफरेंट है। ताइवान उनके जो पिक्टोग्राफ्स है वो काफ़ी डिफरेंट है जो मेनलैंड में यूज़ होता है उससे। अच्छा, वहाँ जो 2 बड़ी पार्टियाँ हैं, जी। उनमें मुख्य फ़र्क क्या है ताइवान में? हाँ, एक तो है कि जैसे एक ब्लू और एक ग्रीन जो पैन ब्लू पार्टीज़ है वो वही चाइनीज़ आइडेंटिटी पे बिलीव करते हैं और जो ग्रीन पार्टीज़ है वो ताइवानीज़ आइडेंटिटी पे फोकस करते हैं ज़्यादा। हुँ, तो ये चेंजेस है, पर कहीं न कहीं वो बेसिकली वो कहते हैं कि क्रॉस स्ट्रेट रिलेशन पॉजिटिव होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए। और जो डीपीपी और थोड़ा-सा इस उस पॉलिटिकल बेंट के लोग हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ताइवान इज़ अ डिफरेंट आइडेंटिटी, ताइवानीज़ इज़ अ डिफरेंट आइडेंटिटी देन चाइनीज़। तो वो पैन चाइनीज़ आइडेंटिटी एक है और एक है ताइवानीज़ आइडेंटिटी, इसी पे डिफरेंस है। अच्छा। जी। ज़्यादा कोई फ़र्क है नहीं वैसे। ताइवानीज़ इज़ अ वो बोल रहे हैं कि हम चाइनीज़ नहीं हैं, हम ताइवानीज़ हैं। और और हमें लड़ना भी नहीं है। अ, हमें लड़ना भी नहीं है, हमें चीन को कभी जीतना भी नहीं है, हाँ, चीन हमारा को ऐसा कोई जीतना विज़न भी नहीं है। नहीं है। हाँ, पर जैसे स्टेटस क्वो है वैसे ही हमें बस रहना वैसे ही है। रखो आप। हम अलग है, सही। हम चाइना का प्रोविंस नहीं है। हाँ। हम चाइना से रियूनियन नहीं करना चाहते हैं। ये हुँ। डिफरेंस है। अभी जो है प्रधानमंत्री दौरे कर ही रहे हैं। हमने ताइवान का दौरा कब किया था? देखिए, ऐसे तो एक्सचेंजेस बहुत कम होता है। स्कॉलर्स लेवल पे या पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस ज़्यादा होता है ताइवान के साथ। हुँ। और जब भी ऐसे एक्सचेंजेस होता है चाइना की तरफ से काफ़ी प्रोटेस्ट आता है। अगर हमारे जैसे पार्लियामेंटेरियंस है वो अगर विज़िट करते हैं ताइवान को, तो काफ़ी मतलब चाइना से काफ़ी सारा प्रोटेस्ट नोट्स आता है इंडिया को। तो ऐसे हाई लेवल पे तब हमारा घूमने कैसे जाते हैं इंटरैक्शंस ताइवान? कहाँ से लेते हैं आप ये सब वीज़ा हमारा वगैरह? आई थिंक डायरेक्ट फ़्लाइट भी नहीं है हमारा ताइवान के साथ, अभी भी मेरे ख़्याल से डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड सेकंड है कि इनका एक ऑफ़िस तो है यहाँ पे, ताइवानीज़ का कल्चरल सेंटर कहते हैं, एजुकेशन कल्चरल सेंटर। इट्स नॉट अ एम्बेसी, यू कैन नॉट हैव अ एम्बेसी, ताइवानीज़ एम्बेसी एनीवेयर, बिकॉज़ एनीवेयर यू गो, जैसे कि यूएस में हो गया, हर जगह पे ये कल्चर हाँ, वो एजुकेशन तो हम की समझ ही गए, हाँ, चीन को नाराज़ नहीं इंस्टीट्यूट करना है। है, तो हाँ, एम्बेसी कैसे हो हाँ, जाएगी? एम्बेसी तो हुँ। नहीं हो सकता क्योंकि आपको एक ही चाइना को चूज़ करना है। और अगर आप पीआरसी या चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है, जो मेनलैंड चाइना है, उसको आपने मान्यता दी है, तो आपको तो ताइवान को ताइवान को आप आप नहीं नहीं दे मान्यता सकते। दे सकते हो। तो ये तो है। तो तो फिर आपको कैसे मिला वीज़ा? तो वही लोग प्रोसेस करते हैं जो अच्छा, कल्चरल कल्चरल सेंटर सेंटर में जो मिलता है, है, हाँ, अच्छा। कल्चरल एंड एजुकेशन और सेंटर है, जहाज़ वही कैसे प्रोसेस जाता है करते मैडम? हैं। डायरेक्ट तो जहाज़ है नहीं, कहाँ जाता है पहले? मतलब जैसे आप यहाँ से गए, हाँ, एयरपोर्ट गए, हाँ, हाँ, वहाँ हाँ। से आपने जहाज़ पकड़ा, तो डायरेक्ट नहीं डायरेक्ट जाता है, नहीं होगा। कहाँ जाता है? साउथ ईस्ट एशियन कोई कंट्री होगा कि आप वियतनाम में चले जाओ, वहाँ से आपको मिल जाएगा। वाया चाइना नहीं है? वाया चाइना तो मेरे वाया हांगकांग में भी, लेकिन मैं जो जितनी बार भी गई हूँ तब साउथ ईस्ट एशियन कोई कंट्री होगा, फिलीपींस से या मैं इसलिए पूछ वियतनाम रहा हूँ से। क्योंकि हाँ, अगर वहाँ लोग जाते हैं और हाँ, अगर वो वाया चाइना जाएँगे, तो चीनी अधिकारी कई बार हो सकता है उन्हें हतोत्साहित भी करें। हाँ, हाँ, क्योंकि बिल्कुल, अभी बहुत सारी ऐसी खबरें आई हैं, बिल्कुल। जब बहुत सारे हिंदुस्तानी चीन जाने से खुद मेरे मित्र भी हैं, हुँ, जो चीन जाने से इसलिए डर रहे थे, क्योंकि अगर वो यहाँ किसी अरुणाचल प्रदेश जैसे इलाके से हैं या फिर वो कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जिससे चीन का पंगा है और अगर आप वहाँ थोड़ी देर भी रुके एयरपोर्ट पर, तो हुँ, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वीडियोज़ पड़े हुए हैं, कोई चाहे वो जाके अच्छा। देख ले।
अच्छा अच्छा नहीं मेरे टाइम पे तो ऐसा था नहीं अभी शायद थोड़ा सा काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हो गया है पर हाँ ताइवान के लिए ज़्यादातर साउथ ईस्ट एशियन कंट्री ही हम चूज़ करते हैं और इनफैक्ट मैं जितना जानती हूँ कि बहुत सारे बातचीत भी हो रहे थे कि डायरेक्ट फ़्लाइट के लिए इंडिया ताइवान के बीच में पर आई एम नॉट श्योर कि अभी वो शुरू हुआ है कि नहीं मुझे लगता है कि अभी भी नहीं हुआ है अभी भी हमें वो एक ब्रेक जर्नी करके ही जाना पड़ता है और अगर चीन में आप जाएंगे आप जो बोल रहे हो ये सब इश्यूज मुझे पता है मैंने न्यूज़पेपर में तो पढ़ा है कि जो अगर आप अरुणाचल से हो या कहीं और ऐसे किसी इश्यूज पे आपको परेशान कर सकते हैं अब ये हुआ है ये तो फैक्ट है पर अदर देन दैट आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी प्रॉब्लम कि आप जाओगे तो आपको कोई परेशान करेगा ऐसे मुझे नहीं लगता। पॉडकास्ट के आखिर में 2-3 सवाल और हैं जैसे एक तो यही कि अभी भारतीय प्रधानमंत्री जो 3 देशों का दौरा कर रहे हैं उसको भी एक्सपर्ट इस नज़र से देख रहे हैं कि अगर चीन हमारे लिए मुश्किलें पैदा करना चाहता है कि अगर भारत की घेराबंदी कर रहा है तो फिर भारत भी एक हद तक ये कोशिश करेगा कि इस घेराबंदी से बाहर निकले और अगर कभी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी आई तो चीन को काउंटर कर सके। तो उसमें एक तो इंडोनेशिया को चीन से कोई प्रॉब्लम है कि वो भारत का साथ देगा? हमने उसे मिसाइल भी बेची बाय द वे भी। हाँ देखिए हाँ पर मैं इस फ्रेमिंग पे ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ मुझे लगता है कि इंडिया जो एंगेज कर रहे है ये सब कंट्रीज़ को ये अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं इसके लिए नहीं कि हमें चाइना को मिसाइल किसके लिए चाइना को काउंटर करना है हमें तो वो बेचना है। किसके लिए मांग रहे हैं हम तो बेचेंगे ही। हाँ वो किसके लिए मांग रहे हैं वो तो है ही हम तो किसी को भी बेचेंगे जो भी खरीदना चाहेंगे हम तो बेचेंगे चाइना भी तो बेचता है सारे लोगों को चाइना को बेच देंगे। हाँ कोई भी बोलेगा हमें एक्सपोर्ट करना है तो अब हाँ आपने जो बोला वो सही है कि चाइना इंडोनेशिया का अलग प्रॉब्लम है चाइना के साथ बट एट द सेम टाइम इंडोनेशिया का रिलेशन पास्ट कुछ ईयर से अगर देखेंगे चाइना के साथ बहुत अच्छा है उन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया है चाइनीज सारे कंपनीज ने सारे जा जाके इंडोनेशिया में वियतनाम में इन्वेस्ट कर रखा है उन्होंने बोला हम इंडिया में नहीं इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि इंडिया तो इतना बड़ा है स्केल इतना बड़ा है वो हमारे साथ कंपटीशन करेगा हम जाएंगे इंडोनेशिया में वियतनाम में ये सब जगह पे इन्वेस्ट करेंगे तो इन्होंने खूब इन्वेस्ट किया है हाँ खूब इन्वेस्ट कर रखा है लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है इन्होंने सारा कुछ चेंज कर दिया है डामाडोल कर दिया है इन्होंने कहा कि अब मैं जो भी चाइना का री एक्सपोर्ट ट्रेड जिसको कहते हैं चाइना का चीज़ लाके असेंबल करके अमेरिका को बेचेगा उस पे हम टैरिफ लगा देंगे। अब उन्होंने अपना चाल चल दिया। अब ये जो कंट्रीज़ है देखिए इनका सबसे बिगेस्ट मार्केट कहाँ पे है ये सारे बनाते तो बहुत चीज़ें हैं सारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी है तो बिगेस्ट मार्केट यूएस है। अब यूएस ने कर दिया स्क्रू वहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा टाइट कर दिया उन लोगों को कि आप बोलो कि कैसे करोगे एंड तो फिर अभी दे आर ऑल्सो इन टू माइंड्स कि कैसे बैलेंस करें यूएस को और चाइना को एंड अगर आप रिसेंट अगर डेवलपमेंट्स देखेंगे तो इंडोनेशिया का चाइना के साथ जो चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ जो पॉलिसीज़ था उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आया हुआ है। उन्होंने अभी दे आर ट्राइंग टू बैलेंस देयर रिलेशनशिप विद चाइना पहले जैसे बहुत ही गहरा दोस्ती हो गया था चाइना के साथ वो अभी थोड़ा सा बैलेंस करना चाह रहे हैं यूएस के साथ। अभी उन्होंने बोल दिया कि इतने % नहीं होगा 40 या 50% ऑफ लोकल इनपुट्स अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग उसको मेड इन इंडोनेशिया नहीं मानेंगे। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस आए हैं जिसको लेके चाइना में भी काफ़ी परेशानी है। चाइना भी काफ़ी नाराज़ है इंडोनेशिया के साथ। इंडोनेशिया अपना माल हमारे यहाँ भी बेचना चाहता होगा। इंडोनेशिया के साथ हमें निकल काफ़ी है ना निकल हाँ निकल को लेके भी काफ़ी अभी पॉलिसी चेंजेस हुआ है इंडोनेशिया में जिसकी वजह से चाइना काफ़ी नाराज़ है इंडोनेशिया के प्रति। और मैं तो आए दिन देखती हूँ कि उनके न्यूज़पेपर्स में आता है कि क्या इंडोनेशिया बदल गया है क्या हमारी इन्वेस्टमेंट्स पानी में चला जाएगा इस तरीके के न्यूज़ आ रहा है। वो ज्योग्राफिकली भी जहाँ वो बैठे हैं हाँ वो बहुत महत्वपूर्ण है। और हम देखिए हम जो कर रहे हैं ये सिर्फ एंटी चाइना के हिसाब से नहीं आप लीजिए हम करें ये हमारा इंटरेस्ट है कि हम रीच आउट करें ये सारे कंट्रीज़ को और इनके पास कुछ ना कुछ ऐसे ही जैसे कि आपने निकल के बारे में बोला हम भी चाहते हैं हमारी जो क्या कहते हैं जो केमिकल्स एंड जो रेयर अर्थ केमिकल्स जो ये जो चाहिए हम चाह रहे हैं कि हम अपना इंडस्ट्री डेवलप करें। तो हमें ये सब कंट्रीज से रिश्ते बनाने से हमें अच्छा होगा हमारी कंट्री को अच्छा होगा ना कि चाइना को नुकसान होगा। इसके ये अप्रोच मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। हमें ऐसे दिखना चाहिए कि ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ को लेगा रादर देन चाइना के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बंद कर देगा।
ऑस्ट्रेलिया से क्या प्रॉब्लम है? वो तो ऑकस का पार्ट भी है और क्वाड का पार्ट भी है। हाँ, क्या चाइना को क्या हाँ। प्रॉब्लम है? देखिए, चाइना का ये है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है, वो जो वानुआटू, फिजी, ये जो जी। सब कंट्रीज़ है ना, उसमें चाइना ने काफ़ी इन्वेस्ट कर रखा है, उनका इनरोड्स काफ़ी बढ़ गया है ये सब जगह पे जो तो इसको लेके ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी कंसर्न है कि चाइना का जो मिलिट्री प्रेजेंस है, इकोनॉमिक प्रेजेंस है, ये सब जगह पे हमारे नेबरहुड में आ रहा है और हम उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक यूएस एलाई भी है, तो उनका पॉलिसी समवट अलाइंड होता है यूएस के साथ। तो उस हिसाब से इवन ऑस्ट्रेलिया के कुछ पोर्ट्स वगैरह, इसमें भी चाइना का इनरोड्स बहुत हो गया है। और चाइना पे काफ़ी डिबेट्स होता है ऑस्ट्रेलिया में भी कि कहीं हम ज़्यादा डिपेंडेंट तो नहीं हो रहे हैं चाइना के ऊपर, रेयर अर्थ, मिनरल्स, केमिकल्स, ये सब चीज़ों के ऊपर हम लोग ज़्यादा डिपेंडेंट तो नहीं हो रहे, क्योंकि वो तो कभी भी कट कर सकते हैं सप्लाई, एंड कंट्रीज़ विल बी इन अ डिफ़िकल्ट पोजीशन। जैसे आप देख रहे जापान में भी हो रहा है कि उनका भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स वगैरह सब कुछ कट कर रखे हैं और दे आर एक्चुअली वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि कैसे मैनेज करें। तो ये वाली बात तो ऑस्ट्रेलिया में भी है और वो भी चाहते हैं कि कैसे भी वो एक डिटरेंस बना रहे। एक चाइना +1 जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। सारे कंट्रीज़ को लग रहा है कि सिर्फ चाइना पे डिपेंडेंस अब बहुत रिस्की अफेयर हो रहा है ना। अब ये ग्रेट पावर कंपटीशन है, चाइना यूएस में कंपटीशन है, चाइना अपनी तरफ से प्रेशर लगा रहे हैं, यूएस अपनी तरफ से प्रेशर लगा रहे हैं, है ना। तो ये सारे कंट्रीज जो तो है, इंडिया अपने आप को एक ऑप्शन देख रहा है? इन चाइना +1 आई थिंक इंडिया इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर मेनी कंट्रीज। जितनी भी, जैसे जापान के आपने देखा, जितनी भी कंट्री, बिकॉज हमारी जो देश है, इसमें जो स्केल है चाइना का, हम लोग एक लौता ही कंट्री है जिसके पास इतना स्केल है, इतना बड़ा ह्यूज सामान खरीदने का भी, और जो स्केल मैन्युफैक्चरिंग में भी तो स्केल चाहिए होता है ना, तो बनाने के लिए भी तो, मतलब आप अपनी फैक्ट्री यहाँ लगा लो, हाँ इधर लगा लो, हाँ। तो एक चाइना +1 का ऑप्शन करना है ना। तो मुझे तो लगता है हमें चाइना के साथ भी जब नेगोशिएट करना है, तो हमें लगता है, देखिए, हम उनका ओवर प्रोडक्शन का एक प्रॉब्लम है। अगर हम उनका ओवर प्रोडक्शन का, जैसे कि 10% भी हमने एब्जॉर्ब किया, हमारा बिग मार्केट है ना, तो उनको हमारी डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ना कि बोलना चाहिए कि हम इंडिया को डेवलप नहीं होने देंगे, हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में या इंडिया के ग्रोथ में। उनको हमारी ग्रोथ का एक स्टोरी बनना, मतलब एक पार्ट बनना चाहिए हमारी डेवलपमेंट स्टोरी का, रादर देन सेइंग कि हम इसको डेवलप नहीं करने देंगे। देखिए, इंडिया को डेवलप करना है, वो तो करेगा ही। इतने कंट्रीज है दुनिया में, कहीं ना कहीं से हम लोग मैनेज कर ही लेंगे। मुझे ऐसा लगता है जब भी हम चाइना से बात करें, तो हमें ये मैसेज उनको देना चाहिए कि देखिए, हम आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं, आप हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बने, रादर देन ये सोचे कि हम आपको काउंटर करेंगे और आप मुझे काउंटर करेंगे, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली बात अगर हम समझा पाए, तो क्या पता हमारे रिश्ते में थोड़ा सुधार आ जाए। समझा पाए। क्योंकि देखिए, पहले हम लोग, ये तो आप मानेंगे, पहले सिर्फ हम लोग बोलते थे चाइना का थ्रेट है, हमारा डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, हमारी इकॉनमी, आपको पता है कि जो ट्रेड होता है वो बिल्कुल ही अनबैलेंस्ड है। फिर चाइना का रिलेशन विद ऑल दी साउथ एशियन कंट्रीज, हमें तो चाइना पहले से ही थ्रेट लगता था कि नहीं, हमें तो 1962 से थ्रेट लगता है चाइना में। पर आज देखिए, आज हर एक दुनिया के कंट्री कह रहे हैं कि चाइना इज़ अ थ्रेट। तो हमारा जो रूम जो मनूवर करने का रूम है, वो बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन बिजनेस सब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पर सब कोई ऑप्शन चाह रहे, डर के कर रहे हैं, पर सब चाह रहे हैं कि एक चाइना +1 होना चाहिए। कहीं 3 सोर्स, अगर आप यूरोप को भी देखेंगे, वो भी बहुत परेशान है चाइना का ओवर प्रोडक्शन से। इतना उनको उनका बना के दे दिया सारा उनका मार्केट, वो अभी मैंने पढ़ा कि 1 बिलियन यूरो पर डे का उनका ट्रेड सरप्लस जो चाइना का हो रहा है। तो उसको लेके वो बहुत परेशान है। चाइनीज़ कार्स, चाइनीज़ EVs, वो उनके मार्केट बिल्कुल फ्लड कर चुके हैं। तो वो बहुत परेशान है। सब कोई चाह रहे कि एक सोर्स से अब हम नहीं लेंगे, हमें 2 या 3 सोर्स चाहिए, है ना। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए, और ये वाली बात हमें चाइना को भी बोलना चाहिए कि दे शुड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन आवर ग्रोथ स्टोरी, एंड they will also be benefiting from our market. इक्वेशन ऐसे होना चाहिए, rather than कि only China wins.
न्यूजीलैंड, वहाँ भी जाएंगे। जी और न्यूजीलैंड के साथ भी यही है कि वो पश्चिमी देशों के साथ काफ़ी अलाइन है। जी दूसरा ये भी है कि उसकी भी निर्भरता चीन पे बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। वहाँ क्या करने जा रहे हैं हम? देखिए, आपको आरसेप याद है? मुझे नहीं याद। आरसेप एक ट्रेड ब्लॉक बनाया गया था, चाइना ने बनाया था। अच्छा। कुछ साल पहले बना था, 3-4 साल पहले बना था। रीजनल कोऑपरेशन, इकोनॉमिक तब मैं शो कोऑपरेशन। नहीं करता था। अच्छा, आरसेप इट्स वेरी फेमस, हमें भी उसको ज्वाइन करना था। हमने मेरे ख्याल से बहुत आलोचना की उसके बारे में फॉर 4-5-6 ईयर्स, एंड अल्टीमेटली हमने बोला नहीं, हम नहीं कर सकते। इट्स अ फ्री ट्रेड FTA है विथ ऑल द बिग इकोनॉमीज इन एशिया। उसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड भी है, उसमें सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज टैक्स है। मुक्त व्यापार इन देशों हाँ के हाँ बीच हाँ, में। FTA एक बहुत बड़ा FTA है, ये दुनिया के सबसे बड़ा FTA है। तब बहुत ये सब चलता था। ये CPTPP एक और FTA जो जापान ने प्रपोज किया था, जो ट्रम्प ने नो कर दिया। फिर ये आरसेप जो है, तो जब 4-5 साल पहले ये साइन हुआ था, तब इंडिया को भी ज्वाइन करना था, पर इंडिया ने लास्ट मोमेंट पे नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि हमें लगा कि अगर हम ज्वाइन करेंगे, बिकॉज उसमें चाइना है, तो वो सारा हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगा, तो इसके वजह से हमने नहीं कर दिया था। पर अगर आप देखेंगे अभी हम क्या कर रहे हैं कि वो जो आरसेप में जितनी भी मेंबर्स थे, हमने उसके साथ इंडिविजुअली हम FTA बना रहे हैं। आप समझ रहे हैं, विदाउट चाइना। तो ये आई थिंक दिस इज द स्ट्रैटेजी व्हाई वी आर गोइंग एंड अप्रोचिंग दीज कंट्रीज, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर इन अ FTA विद चाइना। और हम चाइना को उधर मतलब हम आरसेप का पार्ट नहीं चाहते हैं। बाकी FTA तो हम भी चाहते हैं। FTA हम भी चाहते हैं, क्योंकि हम भी कुछ उन्हें देना चाहते हैं, वो भी कुछ हमें देना चाहते हैं। तो बट चाइना के साथ ऐसा है कि उनका ओवर प्रोडक्शन, वो हमसे कुछ भी नहीं खरीदना चाहते हैं, वो सिर्फ हमें बेचना चाहते हैं, है ना। तो दैट इज समथिंग प्रॉब्लमैटिक। एंड पहले हमें ये लगता था कि वो सिर्फ हमारे साथ ही ऐसे करे, पर अभी पूरी दुनिया को लगने लगा है। और इन अ वे चाइना इज ऑल्सो अंडर टू मच प्रेशर। आप मैंने इंडोनेशिया के साथ बताया, उनके प्रॉब्लम्स हो रहा है। EU के साथ बताया, अमेरिका के साथ तो है ही प्रॉब्लम, वियतनाम के साथ, मतलब पूरा साउथ ईस्ट एशिया के साथ उनका अभी काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रहा है। तो इन अ वे प्रेशर चाइना पे भी है कि इनका जो ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी है ना, वो शायद अनसस्टेनेबल है। उनको भी कुछ तो खरीदना पड़ेगा लोगों से। ये प्रेशर बहुत एक बन तरफा रहा है। रिश्ते नहीं चलते हैं। एक तरफा रिश्ते नहीं चलते, बिल्कुल सही। FTA को लेकर जब सब चाहते हैं कि हो जाए, टैक्स फ्री हो जाए व्यापार, क्यों नहीं होता है? पूरी दुनिया में क्यों नहीं होता है? देखिए, आइडियली फ्री ट्रेड वही करते हैं जिनके पास, जैसे कि चाइना भी कहते हैं ट्रेड अभी फ्री होना चाहिए, बिकॉज दे हैव सच कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग। उनको पता है जहाँ पे भी फ्री ट्रेड होगा तो चाइना के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। तो ये प्रॉब्लम है। पहले ब्रिटेन का भी ऐसा ही था, उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना था, सबको उनको जापान को घेर के कहा था कि या तो हमसे व्यापार करो या हम तुम पे हमला कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर जैसे प्लाजा अकॉर्ड के बारे में आपने सुना होगा, जापान को जो साइन कराया था। अभी अगर आप देखेंगे तो ऐसे जो बहुत सारे वेस्टर्न जो इंटेलेक्चुअल्स है या एकेडमिक्स है, वो बहुत ही इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि चाइना को भी ऐसे कोई प्लाजा अकॉर्ड जैसे कुछ साइन करना पड़ेगा। अपने जो करेंसी है उसको डीवैल्यू करना है, उसको मतलब जो भी करना है। एंड जैसे लोगों से खरीद, मतलब उनका जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी इतने दिनों से उन्होंने चलाया, उसमें थोड़ा सा उनको चेंज लाना पड़ेगा। ये काफ़ी क्वार्टर्स में मुझे सुनने को अब मिल रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए, इंडिया के लिए, ये जो हमारा रूम फॉर मनूवर है, ये थोड़ा सा बड़ा कर रहा है। लेकिन फ्री ट्रेड हम भी चाहते हैं, बिल्कुल, मगर हमारे लिए कितना फायदेमंद होगा? देखिए, फ़ायदेमंद तो होगा। हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए। फ्री ट्रेड तो ऐसे नहीं होता है ना। तो हम चाहते हैं कि वो हमारे यहाँ पे फैक्ट्रीज़ बनाए, हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करे, हमारे यहाँ पे जो लोग हैं उनको जॉब दे, फिर हम बनाएंगे और फिर हम लोग बेचेंगे। और उनका जो कंपैरेटिव एडवांटेज है सर्टेन सेक्टर्स में, वो हमें दे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूरोप का वाइन है, चॉकलेट्स है, ये सब काफ़ी डिमांड है हमारे देश में, है ना। तो हम लोग तभी ओपन करेंगे जब उनका कैपिटल और इन्वेस्टमेंट हमारे पास आएंगे। तो ऐसे बैलेंस ट्रेड होना चाहिए ना। तो मतलब अगर सरकार अपने हिस्से का टैक्स छोड़ रही है
तो कम से कम रिश्ता बराबर का हो कि भाई आप जितने का बेच रहे हो उतने का आप खरीदो भी, कि बिल्कुल। करेंसी तो आए, कुछ तो हो। देखिए हमारा सरप्लस क्या है, हमारा सरप्लस लोग है ना। तो हम क्या चाहते हैं कि हम लोग ऐसे जो भी हम FTAs वगैरह साइन कर रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि ये लेबर मोबिलिटी हो, क्योंकि ये सारे जो कंट्रीज है साउथ ईस्ट एशिया में भी आप देख लीजिए, ताइवान में देख लीजिए, ताइवान के साथ भी हमारा लेबर मोबिलिटी का एक पैक्ट मतलब एक हमने साइन किया है एग्रीमेंट। फिर अभी आपने पढ़ा होगा कि जापान वो सम 500 इंडियन स्टूडेंट्स को लेके जाएंगे, नॉट स्टूडेंट्स बट AI ट्रेंड प्रोफेशनल्स, यू नो, क्योंकि उनके भी एक तो ओल्ड एज वाले लोग बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन श्रिंक हो रहा है, तो उनको उनकी इकॉनमी को सस्टेन करने के लिए उनको मैन पावर चाहिए। तो मैन पावर हमारे पास बहुत ज़्यादा है, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो मैन पावर है हम थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट करें हर जगह, हर दूसरे देशों पे, जो चीन ने बहुत किया है पहले। हाँ, पर चीन का इसमें एक प्रॉब्लम मुझे दिखता है एज ए रिसर्चर कि वो बहुत नेगेटिव पब्लिसिटी करते हैं इस पॉलिसी को लेके। जैसे अभी आपने देखा होगा कि US में भी बहुत एंटी इंडिया एक कैंपेन चल रहा है। ऐसे ही साउथ ईस्ट एशिया में भी, सिंगापुर में अभी 2-3 दिन पहले मैंने देखा, सिंगापुर में वहाँ पे भी काफ़ी सारा इंडियन पॉपुलेशन है, उसको लेके भी बहुत नेगेटिव पब्लिसिटी करते हैं। इन अ वे वहाँ के जो चाइनीज़ पॉपुलेशन, जो सिंगापोरियन चाइनीज़ पॉपुलेशन है और जो सिंगापोरियन इंडियन पॉपुलेशन है, उनमें प्रॉब्लम कर देते हैं, उनमें एक दूसरे में लड़ाई लगा देते हैं। फिर जैसे आपको मैंने बताया ताइवान के साथ भी हमारा लेबर मोबिलिटी का एक एग्रीमेंट हुआ था, और उसमें भी जैसे उनकी जो लीडर्स है उनको, जैसे चाइनीज़ पॉपुलेशन तो ओवरसीज़ चाइनीज़ भी बहुत है ना, तो चाइनीज़ प्रोपेगेंडा जो है वो उनको भी टारगेट करते, बहुत अच्छे तरीके से टारगेट करते। तो ताइवानीज़ पॉलिटिशियन, कुछ ताइवानीज़ पॉलिटिशियंस को उन्होंने इसके विरोध किया कि नहीं, हम इंडियन लेबर्स को नहीं आने देंगे यहाँ पे, ऐसे। तो चाइना एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा जो ये हमारा जो एग्रीमेंट्स बन रहा है दूसरे कंट्रीज़ के साथ, इसको इन्फ्लुएंस काफ़ी हद तक चाइना भी कर सकता है। तो ये मैंने देखा है, एक तो सिंगापुर में और ताइवान में, एंड वन मोर प्लेस आई एम फॉरगेटिंग, बट यू नो काफ़ी हद तक वो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे पॉलिसीज़ को टुवर्ड्स दीज कंट्रीज़। तो आप कितना भी कहें कि भारत की ग्रोथ स्टोरी में चाइना को पार्ट लेना चाहिए, लेकिन चाइना फिलहाल अपनी ग्रोथ में लगा हुआ है जी जान से। हाँ, बिल्कुल। तो वही चेंज अगर किसी भी तरीके से इंटरैक्शन के थ्रू, एक्सचेंजेस के थ्रू, पीपल टू पीपल एक्सचेंज के थ्रू अगर हम ये बता सके कि देखिए हम एक दूसरे का अपॉर्चुनिटी बन सकता है, आई थिंक दैट इज़ वर्थ ट्राइंग। ऑल्दो ऑफ कोर्स थ्रेट्स तो है, उनको भी हमसे थ्रेट है, हमको भी उनसे थ्रेट है, पर है तो हम नेबर ही, हमें रहना तो साथ ही में है। तो फिर अगर हम ये अपॉर्चुनिटी दिखा सकते हैं कि आपके लिए हम एक अपॉर्चुनिटी है और आप हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बनो, रादर ऐसे नहीं सोचो कि आप हमारा ग्रोथ स्टोरी खत्म कर दोगे। हाँ, इस सेंचुरी को एशिया की सेंचुरी बनाए। हाँ, ये बजाय इसके कि आप ही हैं दुनिया की जो केंद्रीय सभ्यता, बस आपसे शुरू आप पे खत्म है, जो उनकी अपनी समझ भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर ऐसा हो सकता है थ्रू इंटरैक्शंस, थ्रू एक्सचेंजेस, आई थिंक दैट इज़ अ वर्थ ट्राइंग थिंग व्हिच विल बी लाइक हमारे लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है, एशिया के लिए अच्छा है, एंड पूरा वर्ल्ड के लिए भी अच्छा है। तो फिर अगर ऐसा हो सकता है ऑन अ पॉजिटिव नोट, आई थिंक। देखिए कौन नेता वहाँ से उभरे, कौन यहाँ से उभरे कि आपस में बात कर सकें, एक दूसरे की बात समझ सकें। जी, बिल्कुल। अभी तो पता नहीं, क्योंकि पिछले कुछ कभी तो लगता है कि भारत चीन करीब आ गए हैं, अमेरिका के खिलाफ हो गए हैं, क्योंकि अमेरिका ने दोनों को ही हड़का दिया है। कभी लगता है अमेरिका पहुंच गया है, अब सब न्यूट्रल हो गया है, चीन हमारे खिलाफ है, पता नहीं। बिल्कुल, पर मुझे ऐसा लगता है नेगोशिएशन या इंटरनेशनल रिलेशन जो भी आप बोलो कि उसमें ना नेगोशिएशन के लिए चिप्स होना चाहिए, आपके पास बार्गेनिंग चिप्स होना चाहिए। तो अगर हमारे यू नो दूसरे कंट्री हमें इंटरेस्टेड है इन्वेस्ट करने में, हमारे मार्केट में, हमें हमारे डेवलपमेंट स्टोरी में एक किरदार निभाते हैं ये दूसरे कंट्रीज, तो चाइना कहीं ना कहीं उन पे प्रेशर बढ़ेगा टू invest in India, to look at India as an opportunity rather than always trying to scuttle our growth. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे पास ऑप्शंस होंगे तो कभी ना कभी वो चाइना को भी इन्फ्लुएंस करेगा कि इंडिया को पॉजिटिव तरीके से देखे या हमें हमारे यहाँ पे पॉजिटिव इकोनॉमिक एंगेजमेंट करे। बहुत बहुत शुक्रिया अंतरा घोषाल सिंह, एक बार फिर आने के लिए, इतना वक्त देने के लिए।
थैंक यू सो मच, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आई होप कि हमारे इंटरेक्शंस लोगों को अच्छा लगे और वो हमें बताए कि और हम कौन कौन सी टॉपिक पे बात कर सकते हैं। थैंक यू आपके सो मच। पिछले पॉडकास्ट में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही थी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। मुझे उम्मीद है कि इस बार जो बात हुई उस पर भी आपके पास कहने को बहुत कुछ होगा। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, मैं और अंतरा दोनों पढ़ेंगे। बिल्कुल। ठीक है फिर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया इतने धैर्य से देखने सुनने के लिए। आपका भी शुक्रिया और फॉलो करते रहिए पढ़ाकू नितिन वर्ल्ड अफेयर्स, क्योंकि अभी मोदी जी दौरे पर हैं, 2 देश बचे हुए हैं।